दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली जो आपका 30 नवंबर को जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स का जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, जो देख सकते हो कि समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात है। आपको बताना है कि समान आधार और समान त्रिज्या वाला, यानी कि जो आपके पास शंकु और बेलन है इन दोनों का आधार आपको समान लेना है और जो त्रिज्या वो भी समान लेना है। तो ऐसा जो बेलन होगा और जो शंकु होगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों का यानी कि शंकु और बेलन का आपको अनुपात निकालना, यानी कि ऊपर में शंकु का आपको आयतन निकाल लेना है और उसको बटा कर देना है बेलन का अनुपात से। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, शंकु का आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, सबको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर क्या है त्रिज्या है और एच क्या है ऊंचाई है। इसको आपको बटा कर देना है किसके साथ, बेलन के आयतन के साथ। तो बेलन का आयतन भी क्या होगा, यहाँ भी चूंकि त्रिज्या आर ही लेना है और जो ऊंचाई यहाँ भी एच ही लेना है, यानी कि क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका बेलन का होता है। तो देख सकते हो कि ऊपर में पाई आर स्क्वायर एच और नीचे में पाई आर स्क्वायर एच, तीनों देखा जाए तो टर्म कट चुकी हैं, सिर्फ आपके पास 1/3 बचा है, यानी कुल मिलाकर 1/3 बचा आपके पास। और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1:3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई साहब तो थोड़ा मुस्कुरा लो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आता है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास लिया कि यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। मतलब समझो आधार की त्रिज्या यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कुल मिलाकर तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल से दिखाते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल से दिखाते हैं जो कि 13 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और साथ साथ आधार की त्रिज्या यानी कुल मिलाकर शंकु की त्रिज्या आर आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर आपको इस शंकु की ऊंचाई यानी कि एच निकालने को बोला है। एल दिया है 13, आर दिया है 5, एच निकालना है। तो एक छोटा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो शंकु का एल, आर और जो एच होता है, ये तीनों भुजा, एक प्रकार से अगर आप इनको भुजा पकड़ लो तो ये सभी मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाती है। जहां पे जो आपका एल होता है ना, वो आपका देखा जाए तो कर्ण का काम करता है, और जो आपके पास आर और जो आपके पास देखा जाए तो जो आपके पास आर जो बचा और उसके बाद यानी कि आर और जो एच होता है वो उसकी आप लोग लंबाई और उसका आधार मान सकते हो। यानी कि जैसे मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखा दूं, जैसे कि एक शंकु होता है, ठीक है, यहाँ अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ आपका आर होता है, ऊपर से इसको अगर सटा दोगे शंकु शंकु के एकदम टॉप पॉइंट से तो ये आपका एच होता है, और ये वाला आपके पास एल होता है। देखो तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो एल है ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये आपके पास जो आर होता है और जो एच होता है इसको आप लोग लंब या आधार कुछ भी मान सकते हो। तो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, एल स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार यहाँ पे मान लो आर मान लो तो आर का स्क्वायर हो गया, प्लस का आप लोग पी चलो इस ऊंचाई को मान लो यानी कि एच का स्क्वायर होगा। तो फुल मिलाकर फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनता है। पर हमको क्या निकालना है यहाँ पे हमको निकालना है एच निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो एच निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर को रखो बाकी सबको उधर भेज दो। तो और स्क्वायर चूंकि हमको एच स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ एच चाहिए, तो हमको कुल मिलाकर एच बराबर में रूट अंडर में जो आपके पास जो एल स्क्वायर होता है उसमें हमको माइनस कर देना पड़ेगा, किसको, आर स्क्वायर को। अरे बाबा सेम चीज है, अगर आपको देखा जाए तो लंब निकालना है तो क्या होता है, रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर करना पड़ता है। तो वही चीज है, ये कर्ण आपका आधार है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए फटाक से फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया, क्या निकल कर आया कि एच बराबर में रूट अंडर में एल का स्क्वायर माइनस का देखा जाए तो आर का स्क्वायर। तो एल का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 हो जाएगा, और ये रूट अंडर में भूलना नहीं है, माइनस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 169 में अगर 25 गया तो 144 बचेगा, कैसा, रूट का 144 बचेगा, और रूट 144 का वैल्यू 12 होता है क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो कुल मिलाकर हाइट जो आया इस शंकु का वो निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी दो राशियां जो है 13 सेंटीमीटर में दिया है और ये भी 5 सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए भी सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। तो इसको ऊंचाई क्या निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें समझ में आई ना, कभी भी एल और एच और जो आपके पास आर में कभी भी रिलेशन पूछे तो क्या होता है कि एल के जो स्क्वायर होता है वो आपके पास बी के आर के स्क्वायर का और प्लस एच के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है, क्योंकि एल, आर और एच मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि त्रिज्या r के एक गोले का आयतन है। देखो इससे पहले जो मैंने पार्ट 2 लिया था उसमें मैंने आपको बता दिया था, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने सब बता दिया था। तो आई होप कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा हो। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है क्लास 9 का, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये मेरा वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 है, ठीक है। तभी आप लोग अच्छा नंबर ला पाओगे। तो याद होगा आपको कि जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि व्यास d वाले एक गोले का आयतन है। अब देखो हम लोग को पता है कि अगर त्रिज्या r हो तो उस गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास गलती बच्चा ये कर देता है कि चलो सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो त्रिज्या आपके पास d दिया हुआ है तो बस r के जगह पे d लग दो, यानी कि 4/3 πd³ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख भी रहा है। तो भाई साहब यही तो है, एग्जामिनर आपको चौंकाने के लिए ऑप्शन सेट किया है। एक्चुअली ये आपको त्रिज्या d नहीं दिया। अगर ऐसा बोलता है कि त्रिज्या d वाले एक गोले का आयतन याद कीजिए तब आपका वही आंसर होता 4/3 πd³। पर यहाँ पे हमको व्यास दिया हुआ है ना कि त्रिज्या। d का वैल्यू यहाँ चूंकि व्यास रखा गया, यानी कि हमको बस जो होता है 4/3 πr³ जो होता है, इस r के जगह पे हमको क्या डालना है भाई साहब, यहाँ त्रिज्या होता है, यहाँ पे आपको व्यास डालना है। और आपको पता है कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी कि हम लोग इस त्रिज्या r के जगह पे यानी 4/3 का 4/3 पाई का पाई और r के जगह पे हम लोग d/2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग r के जगह पे d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि r जो होता है वो त्रिज्या का व्यास उसका आधा होता है, यानी कि d/2 लिख सकते हैं r के जगह पे। तो बस इस r के जगह पे क्या कर दो d/2 लिख दो, और यहाँ चूंकि r का क्यूब है यानी कि d/2 का भी क्यूब हो जाएगा। अब d का क्यूब तो d³ ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर क्या बन गया 8 बन गया। अब यहाँ ऊपर से 4 1 के 4 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पे d³ बच गया और ऊपर में सिर्फ पाई बच गया और नीचे में 3 और आपके पास कितना बच गया 2 बच गया। तो 3 और 2 गुना होगा तो 6 हो गया नीचे में, ऊपर में क्या बचा था सिर्फ पाई बचा था और d³ बचा था। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनल निकल कर आएगा जब आपके पास क्वेश्चन में गोले का व्यास दिया होगा और आयतन निकालने का बोलेगा। तो आप लोग डायरेक्टली इसका उपयोग कर सकते हो πd³/6। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको बी में ये वाला, तो यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिया कि एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसका माप 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो समझो ये जो जब भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई के सीक्वेंस में लिखा होगा ना 15 गुना 10 गुना 20, तो सबसे पहले देख लेना लंबाई होता है, फिर आपके पास देखा जाए चौड़ाई होता है, फिर ऊंचाई होता है। आप लोग चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, पर फिर भी नॉर्मल सीक्वेंस ही होता है। तो इसको आप लोग क्या मान लो L मान लो, इसको B मान लो और इसको H मान लो, ठीक है। तो आपको घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB प्लस का BH प्लस का HL होता है। चलो लगा दो। तो देखो 2 हो गया इंटू का L इंटू B, L कितना है 15 है और B कितना है 10 है, तो 15 गुना 10 कितना हो जाएगा 150। तो मैं डायरेक्ट 150 लिख देता हूँ, 150 हो गया, 150 लिखना था मैंने 500 लिख दिया, हो गया 150, ठीक है। अब प्लस का BH B कितना है 10 है और H कितना है 20 है, तो 10 गुना 20 कितना होगा 200, चलो 200 लिख देता हूँ। प्लस का क्या होता है HL, H का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 है और L का वैल्यू क्या है 15 है, तो 20 गुना 15 तो कितना होता है 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 300 आ गया। अब देखो इनको जोड़ो 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा आपके पास 350। अब 350 और इधर 300 यानी कि 650, तो इनका योग कितना हो गया 650 हो गया, और बाहर में 2 है ये है यानी कि 2 गुना में 650। अब 650 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बस आप 6 दूना 20 यानी कि 1300 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1300 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिएगा कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास 5 4 और आपके पास 3 है, तो एक कमरे के विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये एक कमरा जो है इसकी देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, यानी कि ये क्या है घन नहीं है घनाभ है। अगर घन होता तो डायरेक्टली हम लोग क्या लगाते हैं √3a का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर a√3 का लगाते हैं तो हम लोग निकल जाता है उसका विकर्ण। लेकिन यहाँ पे ये चूंकि घन नहीं है घनाभ है, ठीक है, सभी भुजाएं अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है रूट अंडर में जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास जो लंबाई है उसका स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर प्लस का H का स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका कमरे का जो सबसे किसी कमरे में जो सबसे लंबा बांस जो रखा जाएगा ना, यानी जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। हाँ कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए एक कमरे की बीमा दे देगा, मान लो यही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, लेकिन कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 और 3 मीटर है, तो इस कमरे में सबसे लंबे रखे जाने वाले बांस की लंबाई क्या होगा बताइए। तब भी आपको विकर्ण ही रखना है, क्योंकि इस कमरे में अगर आपको लंबा से लंबा चीज रखना है तो आपको कोना कोना रखना पड़ेगा तभी रख पाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तब भी आपको विकर्ण निकालने को ही बोलेगा।
तो बस फॉर्मूला पुट कर दो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का वैल्यू कितना है देख सकते हो 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये सभी रूट में होगा, याद रखना मेरी बात। प्लस का एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी कितना आपके पास चौड़ाई 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। प्लस ऊंचाई का स्क्वायर एच का स्क्वायर, एच क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो तो देखो यहाँ पे 9 और 16, 9 16 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और फिर 25 फिर इसमें जोड़ना है, और तो ये 50 हो गया, यानी कि रूट अंडर का 50 आया। अब रूट अंडर का 50 को आप लोग लिख सकते हो, रूट अंडर में 25 गुना में 2 लिख सकते हैं सर। और 25 जो होता है ये रूट में 25 का वैल्यू 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, तो इस रूट का 25 रूट के बाहर आ जाएगा 5 के फॉर्म में, और यहाँ रूट 2 अटकर आ जाएगा, यानी कि 5 रूट 2 मीटर, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही विकर्ण की लंबाई होगी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, ना ही क्यूब लगाना है क्योंकि आयतन भी नहीं है, एक प्रकार की लंबाई को मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कितना था 5 रूट 2 था ना, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में है ना। अगर घनाभ बोले तो रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करना है, ठीक है, विकर्ण निकालने के लिए, फिर सबसे लंबी बांस की ऊंचाई निकालने के लिए। या अगर एक घन है तो उसमें सबसे लंबी जो बांस का अगर आपको लंबाई निकालना है तो आपको सीधा a√3 कर देना तो निकल जाएगा, ठीक है। तो घन और घनाभ में कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को समान आयतन के 8 घनों में काटा जाता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई एक ठोस घन है, कोई घन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 12 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो इस टाइप का जो घन बनेगा, इसको टोटल 12 बराबर भागों में बांटा गया, किस आधार पर, आयतन के आधार पर, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो 8 जो आप लोग इसको पीस करोगे तो प्रत्येक पीस का जो आयतन होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये आयतन के आधार पे इसको काटा गया है, ठीक है। तो नए घन की भुजा क्या होगी, यानी कि जो आप लोगों ने इस 12 सेंटीमीटर जो भुजा वाला जो आपने एक घन था जिसको आप लोगों ने आयतन के आधार पर 8 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो जो प्रत्येक टुकड़ा होगा जो कि एक घन ही होगा, ऑब्वियसली बात है, तो उस घन का एक भुजा कितना होगा, यानी कि जो नया घन बनेगा, छोटा छोटा जो टुकड़ा बनेगा, उसकी भुजा क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे देख लो और क्वेश्चन है। साथ ही इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात भी याद कीजिए, यानी कि जो आपका 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जो एक्चुअल जो घन था बड़ा वाला, उसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और उसको भागा दे देना है जो छोटा वाला निकला घन उसका पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ, तो आपका जो आएगा अनुपात निकल जाएगा। तो टोटल 2 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले जो छोटा घन बना, यानी कि जो नया घन बना, उसकी भुजा निकालते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है। देखो जो नए घन का सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमको भुजा पता नहीं है, तो पहले आयतन निकालेंगे। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के लिए ए क्यू होता है, तो यहाँ से हमारा ए निकल जाएगा। जैसे समझो, देखो तो नए घन का आयतन क्या होगा, तो भाई साहब देखो टोटल 12 सेंटीमीटर ठोस वाला जो घन का आयतन होगा उसको हम लोगों ने 8 बराबर भागों में बांट दिया है। तो अगर हम लोग 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसका अगर हम लोग आयतन निकाल ले, या तो फिर बड़ा वाला घन का अगर आयतन निकाल ले, उसको अगर हम लोग 8 से भागा दे दे, तो आपका 8 छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर घन का आयतन का, यानी कि 8 छोटे छोटे भाग में वो बढ़ जाएगा। तो जो एक भाग जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, चल निकाल के देखो। तो 12 सेंटीमीटर घन का जो आयतन होगा क्या होगा, 12 गुना 12 गुना 12, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू होता है, या फिर बोलो कि ए क्यू होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 12, यानी कि 12 गुना 12 गुना 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर घन का आयतन, ठीक है। इसको बस 8 से भागा दे दो तो टोटल आपके पास 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो यानी कि जो एक छोटा घन बनेगा ना इस बड़े घन से, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से जो छोटा घन बनेगा, उसका एगो का जो आपके पास आयतन होगा वो कितना होगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि ये जो छोटा वाला भुजा हो गया, छोटा वाला जो घन हो गया, उसका आपके पास आयतन निकल गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। आप समझो वो चाहे छोटा घन हो चाहे बड़ा घन हो, उसके लिए भी फॉर्मूला आपके पास ए क्यू ही होगा, यानी कि भुजा क्यू होगा। तो यानी कि ये छोटा वाला जो घन का जो आयतन निकला वो कहीं ना कहीं ए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ए क्यू ही तो क्या होता है, आयतन होता है। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग भुजा निकालेंगे, तो जो क्यूब है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में रूट क्यूब चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे रूट क्यूब का 216 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 216 को 6 गुना 6 गुना 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करोगे तो 216 आ जाएगा। यानी कि रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 3 3 को जोड़ा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब की बात चल रही है, रूट क्यूब की बात चल रही है, तो 6 बाहर में आ गया। यानी भुजा क्या निकल गया, छोटे वाले घन का 6 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो लो आप छोटे वाले जो घन था उसका तो भुजा निकल गया, हम लोग को जो निकालने बोला था। अब हमको निकालना है दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
तो जो बड़ा वाला जो आपके पास घन है जिसका एक भुजा 12 है और जो छोटा वाला जो घन है जिसका एक भुजा 6 है, उनका क्या करेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। कभी भी जनरली पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो समझ लीजिएगा संपूर्ण की ही बात चलती है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन के लिए होता है 6a²। तो बड़े वाला के लिए क्या होगा, 6 इंटू में 12 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, 12 है। उसी प्रकार से नीचे वाला को भगा दे देंगे किसे, छोटे वाला से, यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 6 है। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। और यहाँ 6 का कितना होता है, 36 होता है। तो बाकी इसको आप लोग 6 को फिर 36 होगा, इसका तो 36 होगा ना, 6 कर लीजिएगा, यहाँ पे 144 गुना में 6 कर लीजिएगा, और काट पीट के लास्टली देखोगे कि आपके पास क्या आएगा, 4/1 आएगा। या फिर ऐसा समझो ना जी, देखो सीधा सीधी मैं दिखाता हूँ, देखो 6 कट गया, अब बचे यहाँ पे 12 गुना में यहाँ पे 6, तो मैं 12 को लिख सकता हूँ, 12 का स्क्वायर गुना में सॉरी बटे में 6 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 12 गुना 12, और 6 का स्क्वायर को 6 गुना 6 लिख सकता हूँ। देखो 6 दूना 12 हुआ, यहाँ से 6 दूना 12 हुआ, नीचे में सिर्फ 1 गुना 1 बचा, यानी कि 1 बचा, और नीचे में 2 दूना 4 बचा, यानी कि 4/1 बचा, यानी कि 4:1 होगा इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो भुजा निकल गया, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब चलिए और एक प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, फाइनल एग्जाम में, आपका फाइनल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न, ठीक है। यह है कि एक रोलर का व्यास आपके पास 84 सेंटीमीटर है, यानी जो आपके रोलर देखा आपने, रोड रोलर, जो क्या करता है, रोड को समतल करने का काम करता है। तो बेसिकली उस रोलर के पहिए की बात चली जो बहुत भारी भरकम होता है, जिसके सामने आने से पिचक जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो व्यास है, यानी कि ये वाला जो आपके पास ये व्यास दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई यानी कि जो लेंथ है इसका, ये जो जितना बड़ा चक्का है वो कितना दिया आपके पास, 120 सेंटीमीटर, या बाउ यहाँ एक्चुअली सेंटीमीटर काटना था, ठीक है, तो सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाना पड़ता है, यानी कि मान लो कि इस रोलर को एक खेल का मैदान को समतल करने के लिए टोटल 500 बार चक्कर लगाया जाता है। और याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जो रोलर चलता है वो एक ही जगह पे बार बार नहीं चलता, एक बार चल गया तो बस वो वाला खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। उतना छोड़ो, सीधा सीधा समझो कि ये जो रोलर है ये टोटल 500 चक्कर लगाता है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो समझो सबसे पहले बात, आपको मैदान का क्षेत्रफल निकालने को बोला। अब मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब देखो क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि ये मैदान आपका आयताकार है कि वर्गाकार है कि वृत्ताकार है, बस हमको पता है कि 500 चक्कर लगाना पड़ा है। तो यहाँ कुल मिलाकर बात ये है कि छोड़ो यूँ समझो, किसी का भी क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको भुजा चाहिए ही चाहिए, अगर वृत्त है तो उसका त्रिज्या चाहिए ही चाहिए। तो कुल मिलाकर आपके पास कोई एक भुजा वगैरह चाहिए होता है, तो आपको भुजा तो क्वेश्चन में दिया नहीं, तो कैसे निकालोगे। तो भाई साहब आपको ये तो पता है ना कि एक वो रोलर है जिसका व्यास आपके पास 84 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वो टोटल 500 बार घूमती है तब जाके पूरा मैदान कंप्लीट होता है। तो यानी कि ये अगर रोलर का हमको एक रोलर का अगर क्षेत्रफल हमको मिल जाए, रोलर क्या होता है, एक बेलन के आकार का होता है, तो इसका अगर हम लोग को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाए एक मैंने रोलर का, और अगर उसको 500 से गुना कर दे तो वो पता चल जाएगा कि रोलर की 500 चक्कर लगाने पर कितना क्षेत्रफल घेरेगा, और वही क्षेत्रफल तो मैदान का क्षेत्रफल होगा ना, क्योंकि 500 चक्कर लगाता है तभी तो मैदान कंप्लीट होता है। तो यानी कि हमको क्या करना है, पहले रोलर का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं, सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि जमीन के साथ सिर्फ पृष्ठ ही उसका कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना, साइड साइड वाला जो ढक्कन होता है वो सब नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको पहले रोलर का क्षेत्रफल निकालना है, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 500 बार जब घूमेगा रोलर तो कितना क्षेत्रफल वो गेन करेगा वो आपको पता चल जाएगा, और वही क्षेत्रफल गेन तो आपका टोटल मैदान के बराबर होगा। तो वही चीज करने वाले हैं। तो देखो रोलर का व्यास आपके पास कितना है, 84 देवा है। सबसे पहले हमको रोलर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो CSA ऑफ रोलर, यहाँ बेसिकली वृत्त बोल रहा है, एक बेलन का, ये एक्चुअली बेलनाकार होता है, तो बेलन का यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात बोलते हैं, उसी को हम लोग CSA बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लीजिएगा यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH होता है बेलन का, तो वहां पे आपको R चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में D दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो पहले हम लोग R निकालेंगे, तो 84 भागा में 2 करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आएगा, तो 42 सेंटीमीटर क्या निकल कर आएगा, इसका R निकल गया। अब R निकल गया तो बताओ खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, जाहिर सी बात है 500 को गुना कर देंगे हम लोग उस रोलर के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से, जो कि क्या होता है आपके पास 2πRH होता है, बस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 500 गुना में 2πRH, यहाँ पे आप लोग 500 गुना में बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर लिख देना रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये लिख देना आप, ठीक है। CSA ऑफ रोलर लिखने की जरूरत नहीं आपके पास। आप देखो बस नॉर्मल कैलकुलेशन, 500 का 500 गुना में 2 का 2 इंटू का पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। जब तक आपको क्वेश्चन में 3.14 लेने को ना बोले तब तक नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए हर जगह पे 22/7 ही लेना है अगर नहीं बोले तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर 42 हो गया, क्योंकि R का वैल्यू 42 है मेरे पास, क्योंकि उसका D था 84, तो उसका R 42 नहीं आएगा, गुना में H यानी कि बेलन की लंबाई, यानी कि उस रोलर की लंबाई 120 दिया हुआ, ये वाला आपके पास
पास 120 दिया हुआ है, तो ये आज के वैल्यू 120 ही ना है जी। चलिए, तो ये हो गया आपके पास टोटल 120। अब इसको बस काटा पीटा कर दो, तो देख लो यहाँ पे 7 के पढ़ा में 42 कितना बार कटता है, 7 7 14 7 चौक 28 7 55 7 6 को 42, यानी कि ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसको और भी काट सकते हो आप लोग। अब और ये कटेगा नहीं, क्योंकि देखो नीचे सिर्फ 7 ही था जो कटेगा। अब बस आपको 500 को 2 से, फिर 22 से, फिर 6 से, फिर 120 से गुना करना पड़ेगा। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो देखिएगा लास्टली आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की बात चली इसलिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रोलर की लंबाई और जो व्यास है वो मीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी मीटर में आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना था। तो आई होप कि क्वेश्चन कैसे बनाना था आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक मिनट रुके, यहाँ पे आपको सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। ठीक है, गौर से देखो, वही चीज़ मैं बोलूँ, यहाँ 1000 से क्यों भागा दिया गया है। देखो यहाँ पे आपके पास रोलर का जो व्यास है और जो आपके पास लंबाई दिया हुआ है वो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन जो मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालने बोला है वो आपको ज्ञात करना है कि मीटर स्क्वायर में क्या होगा, यानी कि आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो देखो जो अब आप लोग जब इसको काट दोगे, देखो मैंने बोला कि 7 से काट दो 42 को 6 बार में, एक मिनट, 6 बार में काट दो, एक मिनट रुको, हाँ 7 से इसको 6 बार में काट दो, तो 6 बार में काटोगे तो 500 को 2 से, फिर जो आएगा उसको 22 से, फिर उसको 6 से, फिर 120 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन हमको मीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब देखो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमको 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देना, 1000 से भागा दे देना, तब जाके आपके पास फाइनली क्या आएगा, ये वाला मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जैसा कि मैंने गड़बड़ी की, आपको गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है यूनिट पे। ठीक है, यूनिट में मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर दिया, आपको फाइनली आंसर किस में लाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन बना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता, पर उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से और वीडियो ला पाए। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा पार्ट 3 नंबर का वीडियो था। इससे पहले 2 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीतम अकेडमी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने का कोशिश करती है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।